हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट। अब तक आपने हमारे 4 वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर देख के हमारे जो वीडियोस है पुराने साइंस और एसएसटी के वो भी आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट हिंदी में धारा जिसको बोलते हैं। इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड फ्रॉम ए पॉइंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कोई भी पॉइंट है उससे एक निश्चित समय में जो भी आवेश प्रवाहित होता है, जो भी चार्ज प्रवाहित होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे लेट क्यू चार्ज इज passed in time t, then करंट इलेक्ट्रिक करंट इसी जिसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट में आई धारा से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू हो गया यहाँ पे कि टोटल चार्ज टोटल टाइम क्यू अपॉन टी। माना कि कोई भी कंडक्टर है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स एन टाइम्स है, एन ई तो टोटल चार्ज हो गया एन ई और टोटल टाइम हो गया टी। तो इस तरीके से जो करंट आती है अपने पास वो आ गई एन ई अपॉन टी। अब इसके बाद बात आती है यूनिट की, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट भी अपन इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हमारे पास जो आया अभी, क्यू अपन को बताया चार्ज होता है, चार्ज का कूलम और टाइम का सेकंड, इसको कूलम पर सेकंड या एम्पियर बोल सकते हैं। इसके बाद आते हैं 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहेंगे? जो अपने पास फॉर्मूला दिया हुआ है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इफ यदि इसके अंदर अपन Q की वैल्यू और T की वैल्यू 1 पुट करते हैं, जैसे I इक्वल टू Q की वैल्यू 1 पुट की मैंने, T की वैल्यू 1 पुट की, तो I की वैल्यू 1 जो क्या है एम्पियर। तो अपन बोल सकते हैं इफ इन ए कंडक्टर द चार्ज flowing in 1 second is 1 coulomb, then current is 1 ampere। इस तरीके से अपन इसकी डेफिनेशन 1 एम्पियर की दे सकते हैं। अब यूनिट हो गई और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल होता है विभव और पोटेंशियल डिफरेंस होता है विभवांतर। विभव और विभवांतर। सबसे पहले विभवांतर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज। यानी कोई भी यूनिट चार्ज है उसको पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है वह कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। माना कि ए पॉइंट पे विभव है वी ए और बी पॉइंट पे है वी बी, तो टोटल वर्क डन हुआ अपने पास वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्योंकि अपन चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो अपने पास यहां से जो फॉर्मूला आता है वो आता है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। उसके बाद इसकी यूनिट अभी जैसे अपन ने पिछले वाले में निकाली कि जो फॉर्मूला होता है अपन उसी से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो अपन ने जो फॉर्मूला है वो लिया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू की यूनिट अपन जानते हैं जूल, चार्ज क्यू कूलम
जूल पर कूलम या वोल्ट, वोल्ट भी अपन इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक, ये जैसे अपन ने ए से बी तक लेके गए या बी से ए तक लेके आए, अगर अपन इसी पॉइंट को यहाँ पे वी बी नहीं लिख के इनफाइनाइट से लेके आते तो वो कहलाता है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को लेके आने में, किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क किया जाता है वो कहलाता है पोटेंशियल। जैसे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू अपना W अपॉन क्यू था, वी बी यहाँ पे जीरो हो जाता है क्योंकि इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे वैल्यू आती है वी ए इक्वल टू W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू। इधर भी W अपॉन क्यू आ रहा है, तो जो यूनिट होती है दोनों की सेम होती है, इसकी भी वोल्ट या जूल पर कूलम होगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है ओम्स लॉ, ओम का नियम। द जर्मन साइंटिस्ट साइमन ओम ने 1826 में ऑब्जर्व किया रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग, यानी जो ओम था उसने 1826 में जो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है और जो उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है उन दोनों के बीच में डिफरेंस पता किया। अकॉर्डिंग टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, इसके अनुसार जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों टर्मिनल के बीच में और जो करंट फ्लो होता है उस कंडक्टर से वो उसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब उसकी जो फिजिकल कंडीशन होती है वो सेम हो। फिजिकल कंडीशन होगी एयर टेम्परेचर, ये इस पे इफेक्ट ना करे, तो इसके अनुसार जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V से डिनोट करते हैं और करंट को I से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर अपन इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है V इक्वल टू R I। इस R को बोलते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट या रेजिस्टेंस। या रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। इसके बाद इसकी यूनिट V की यूनिट वोल्ट होती है, यहां से अपन R की यूनिट निकाल लेते हैं। R की वैल्यू होगी यहां से R I डिवाइड में चले जाएगा V के, तो V अपॉन I वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू ओम, यूनिट हो जाती है यहाँ से ओम। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बोलते हैं, यानी कि जिस अनुपात में V बढ़ रहा है उसी अनुपात में I बढ़ेगा। अगर V कम हो रहा है तो उसी रेशियोज में I कम होगा। जैसे ये होता है, इधर I होता है करंट, इधर V वोल्टेज। इसकी वैल्यू ये एकदम 45 डिग्री पे रहता है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी 2 तो इसकी भी 2, यानी कि ये सेम रेशियोज में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। उसके बाद अपन 1 ओम की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, जैसे अभी अपन ने पीछे निकाली है 1 एम्पियर की, 1 वोल्ट की, उसी तरीके से 1 ओम की भी यहाँ से डेफिनेशन आ सकती है। 1 ओम के लिए क्या करेंगे अपन, वही इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। R इक्वल टू V की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1 इक्वल टू 1। तो इफ इन ए कंडक्टर द वोल्टेज, यानी कि द टर्मिनल्स ऑफ ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल, इसको 1 ओम को बोल सकते हैं कि इन ए कंडक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 एंड द पासिंग थ्रू द कंडक्टर करंट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। अभी अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा, तो
तो अब उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए अपन को इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो अपना आर होता है उसके सीरीज में आर एच जुड़ा होता है, आर एच के सीरीज में की और बैटरी जुड़ी होती है, और उसके बाद में एमीटर और जो अपना रेजिस्टेंस आर होता है उसके पैरेलल में वी वोल्टमीटर ऐड होता है। इस तरीके से ये सारे के सारे सीरीज में और वोल्टमीटर पैरेलल में ऐड होता है। जब की को ऑन करते हैं तो इसके अंदर से करंट आई फ्लो होती है। जब करंट आई फ्लो होती है तो यह करंट ए से होकर गुजरती है और साथ में वी वोल्टमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है, जिसकी अपन एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की रीडिंग लेते हैं। जब दोनों की रीडिंग ली जाती है तो इन दोनों की रीडिंग अभी जैसे अपन ने ग्राफ बनाया था सेम उसी तरीके का ग्राफ बनता है, एकदम से बीच से होता हुआ, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यही दिखाने के लिए अपन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया। अगर अपन इन दोनों की टेबल बनाते हैं I और V की, करंट I और वोल्टमीटर में विभवांतर V, तो ये कुछ इस तरीके की बनती है V I 2 2 3 3 4 4, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ये भी, अगर यहाँ पे 6 आता है तो यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 आएगा। यानी कि अपन इसको रियोस्टेट को चेंज करते हुए रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, जिसके कारण करंट चेंज होगी, करंट चेंज होगी तो वोल्टेज भी चेंज होगा, और इस तरीके से अपन आई और वी के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे वो एकदम से बीच में से होता हुआ पास होता हुआ अपन को मिलेगा। यही है ओम्स का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसके बाद अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगर किसी सर्किट में करंट I इक्वल टू 2 ओम है, I इक्वल टू 6 एम्पियर है, वोल्टेज V इक्वल टू 12 वोल्ट है, तो उसका अपन को रेजिस्टेंस फाइंड करना है, R रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अभी अपन को जो फॉर्मूला आया था इससे प्रोपोर्शनल से V इक्वल टू I R या R है। अब यहां से अपन को R की वैल्यू निकालनी है, तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। तो V की वैल्यू अपन को गिवन है 12 वोल्ट, I की वैल्यू अपन को गिवन है 6 एम्पियर। तो ये वैल्यू जब 6 का डिवाइड करते हैं 12 में तो 6 टू जा 12 है, 2 आती है। ध्यान रखना 2 के बाद जो इसकी यूनिट है वो लिखना जरूरी है। R की यूनिट अभी बात की थी ओम, और साथ में इस यहाँ पे हेडिंग मार देंगे, जिससे टीचर को आंसर का पता लग जाए कि यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसके बाद अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अभी जो अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा था उसके अंदर एक कांस्टेंट आया था जिसका नाम रेजिस्टेंस था, उसको अपन ने R से डिनोट किया था, और उसका जो यूनिट थी ओम थी, और ओम को अपन इस साइन सिंबल से भी डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेस्ट्रिक्शन टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी जो चार्ज का मूवमेंट होता है उसको जो रोकता है, उसको जो बाधा आती है बीच में, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे अपना कोई कंडक्टर होता है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और साथ में जब करंट फ्लो होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के जो साइड होती है उससे अपोजिट साइड में फ्लो होती है। यानी कि इनके फ्लो होने की अपोजिट साइड में हमेशा करंट फ्लो होता है। साथ में जो कंडक्टर होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसे स्ट्रोक करते हैं, कोलिजन करते हैं, स्ट्राइक, जिसके कारण इसमें रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबाधा उत्पन्न होती है, अवरोध उत्पन्न होता है। उसे क्या करते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस R का एक फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू
रो एल अपॉन ए, जो अभी बाद में आएगा। लेकिन अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसकी डिपेंडेंसी यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो आराम से आसानी से इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे डिपेंडेंस, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं रो। अब रो क्या है यहाँ पे? रो है नेचर ऑफ द एलिमेंट या कंडक्टर। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ कंडक्टर। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डायरेक्टली नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है उसकी प्रकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। उसके बाद एल भी इसके डायरेक्टली है। तो एल जो क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि अपना जो कंडक्टर है उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ कंडक्टर आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। उसके बाद में ए है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ये नीचे की साइड में है इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो इन फ्रंट ऑफ होता है उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये होगी इसकी डिपेंडेंसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। द रेजिस्टेंस, यानी जो अपने पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था रो इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अगर इसमें अपन एल और ए की वैल्यू 1 पुट कर दे, जैसे अपन ने 1 ओम की डेफिनेशन फाइंड की थी, उसी तरीके से अगर अपन यहाँ पे भी वैल्यू रेजिस्टिविटी फाइंड करें, यानी द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जो रेजिस्टेंस है वो पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर फाइंड करना हो तो वो कहलाता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि वह एक विशिष्ट लंबाई का हो गया। 1/1 जिसको बोल सकते हैं, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया, और ये जो लेंथ है वो 1 मीटर हो गई। इसका जो रेजिस्टेंस है टोटल वो कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके बाद इसकी यूनिट, इसकी रो की, ए आर अपॉन एल। ए की एरिया है, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का हो गया ओम, और एल लेंथ है जिसकी होगी मीटर। तो इस तरीके से जो इसकी यूनिट आती है ओम मीटर, ओम मीटर इसकी यूनिट आएगी। उसके बाद है डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि कुछ कंडक्टर से अपने घर में जो वायर्स होते हैं वो जो अगर अपन उनका लोड बढ़ा देते हैं तो कुछ ही समय में वो जल जाते हैं, और कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जिनको अपन अगर उनका लोड बढ़ाएं तो वो अच्छे से काम करने लग जाते हैं। तो जो कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पे कम वर्क करना लग जाते हैं, यानी कि उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। चालक कहलाते हैं। उसके बाद जो टेम्परेचर कम बढ़ाने पे उनका रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि अगर अपन उनका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जो इनके बीच में रेजिस्टेंस प्रतिबाधा ऑब्स्टेकल उत्पन्न हो रहा था वो कम हो जाए, यानी कि अब वो और अच्छे सुगमता से वर्क करना लग जाए, उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स।
यस, इंसुलेटर नहीं, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स उनको बोलेंगे। उसके बाद जो टेम्परेचर बढ़ाने पे अपने आप में परिवर्तन लगभग 0 करते हैं, लगभग उनमें 0 परिवर्तन होता है या परिवर्तन होता ही नहीं है, अपन ऐसे बोल सकते हैं, उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स, कुचालक, यानी कि उनके अंदर से अपन करंट कभी भी फ्लो नहीं कर सकते। उसके बाद है डिपेंडेंस ऑन मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है उसके मटेरियल का, उसका जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम रेजिस्टेंस है वो होता है सिल्वर का, चांदी, जिसको अपन बोलते हैं अर्जेंटम। सबसे मिनिमम होता है सिल्वर, एजी जिसको अपन बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। उसके बाद आता है कॉपर का, उसके बाद आते हैं एल्यूमिनियम का, और उसके बाद आते हैं आयरन का। तो आपने देखा होगा कि जो अर्जेंटम है इसके वायर्स बहुत ही कम काम में लिए जाते हैं। अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उनमें अर्जेंटम वायर्स काम में नहीं लेते, जबकि ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके अंदर लॉस बहुत ही कम होता है। अब इसको काम में क्यों नहीं लेते? क्योंकि आप सब जानते हो यह है बहुत ही कॉस्टली मेटल है। उसके बाद कॉपर, कॉपर को भी बहुत ही कम काम में लिया जाता है। इसको काम में लेते हैं अपने जो माइक्रोफोन्स होते हैं या जो अपने मोबाइल्स वगैरह होते हैं, जो कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके अंदर अर्जेंटम के वायर्स काम में लिए जाते हैं। उसके बाद है कॉपर, कॉपर के वायर भी अपन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कम काम में लेते हैं, जबकि ये भी एक अच्छा कंडक्टर है। इसके काम में इसलिए कम लेते हैं क्योंकि इसका जो वेट है, टेंशन है, वेट ज्यादा होने के कारण इनकी जो टेंशन होती है, तनाव होता है वायर्स में, वो बहुत ही ज्यादा होता है। और इसके बाद एल्यूमिनियम, आप देखते हो अपने वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम ही काम में होता है, और सबसे कम प्रतिरोध होता है इसका, ज्यादा प्रतिरोध होता है फेरिक का, आयरन का। ओके, अभी अपन ने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टिविटी पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस है उनको ऐड किस तरीके से किया जाता है। तो ये दो तरीके से होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक होता है इन दोनों का मिक्सर, जिसको बोलते हैं सीरीज और पैरेलल, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये केवल न्यूमेरिकल्स में काम आता है, जबकि ये दोनों अपने डेरिवेशन दिए हुए हैं आपकी बुक में। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि जो सबसे पहले 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 लेते हैं। took the 3 resistance R1, R2 and R3. Now R1 connected first point from A and second point from B, and R2 first terminal from B and second terminal from C. इसी तरीके से जो R3 रेजिस्टेंस है उसका फर्स्ट टर्मिनल C से और सेकंड टर्मिनल D से ऐड करते हैं या कनेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए इसके साथ में एक की और बैटरी ऐड कर देते हैं। की को K से डिनोट करते हैं और बैटरी को B से डिनोट करते हैं। इस तरीके से अपना ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है। अब जो अपना R1 है, इसके जो टोटल जो पोटेंशियल है वो V1 है, R2 के अक्रॉस है V2 और R3 के अक्रॉस V3। इस तरीके से इनका टोटल पोटेंशियल हो गया। अभी अपन ने V इक्वल्स टू IR पढ़ा था, उसी फॉर्मूले से अगर V1 R1 के अक्रॉस पोटेंशियल अपन को फाइंड करना हो तो ये हो गया V1 इक्वल्स टू IR1।
क्योंकि जो की ऑन करते ही जो करंट फ्लो होगी वो पूरे सर्किट में आई फ्लो होगी। यहाँ से आई होते हुए इधर से पास होते हुए बैटरी तक आई फ्लो होती है। इसी तरीके से R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V2 वो क्या होगा, I R2। इसी तरीके से R3 के अक्रॉस V3 I R3। ओके, अब अगर अपन को कंबाइन करना है, क्योंकि ये क्या है, कॉम्बिनेशन, तो अगर अपन R1 R2 R3 तीनों को 1 R मान ले, ये की हो गई अपनी और ये बैटरी बी हो गई। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V हो गया टोटल। तो अब अपन जो फॉर्मूला है अपना R के अक्रॉस हो गया V इक्वल टू आई आर। इससे अगर अपन निकालें तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू पुट करते हैं अपन आई आर, V1 की आई R1, V2 की आई R2, V3 की आई R3। जो वैल्यू अपन ने V1, V2, V3 और V की यहाँ से पुट की है। अब यहाँ से आई आर इसमें देखते हैं, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो अपन आई को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो अपने पास R1, R2, R3। अब इधर भी आई है, इधर भी आई है, तो आई से आई कैंसिल कर देते हैं। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपने पास यहाँ से डेरिवेशन गेट होता है या प्राप्त होता है। अगर ओनली 2 रेजिस्टेंस हो तो इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, अब अपने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन अपन ने अभी पढ़ लिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो अपन 3 रेजिस्टेंस लेते हैं R1, R2, R3, उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, R1, R2, R3 का फर्स्ट टर्मिनल, यानी कि the first terminal of R1, R2 and R3 are connected from the point P, and the R1, R2, R3's second terminal is connected from the point Q, and the complete circuit is connected with key and the battery. Now the current I flow in the circuit तो जो R1 है उसमें करंट फ्लो होगी I1, R2 में I3, I2 और R3 में I3। क्योंकि जो I करंट यहाँ फ्लो होगी वो यहाँ पे जाके 3 सर्किट्स इस नोड पे 3 पाथ्स आ रहे हैं, तो ये तीनों में पार्टिसिपेट हो जाएगी। इस तरीके से I1, I2, I3 में पार्टिसिपेट हो जाएगी और यहाँ से वापस वन वे हो जाता है, तो यहाँ पे वापस से I करंट निकल जाती है। तो इस तरीके से जो करंट होती है अपने पास I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट V इक्वल टू आई आर। यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, I इक्वल टू V अपॉन R। तो I इक्वल टू V अपॉन R। V अपॉन R क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, अभी जैसे मैंने बताया कि अपन इनका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और कॉम्बिनेशन का जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके का होगा अपना। ये R है, ये V है और ये I है। इस तरीके से अपना ये सर्किट हो जाता है। तो I1 है उसके
तो I1 के लिए वैल्यू जाएगी V अपॉन R1, I2 के लिए V अपॉन R2, I3 के लिए V अपॉन R3, क्योंकि ये सब क्या है, पोटेंशियल सबका सेम है और करंट क्या है, अलग अलग, डिफरेंट। तो V अपॉन R यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। I की वैल्यू अपने पास V अपॉन R, I1 की V अपॉन R1 प्लस I2 की V अपॉन R2, I3 की V अपॉन R3। अब इसमें देखते हैं कि ऊपर की साइड में V आ रहा है कंप्लीट में, तो यहाँ से अपन V को कॉमन ले लेते हैं। V अपॉन R इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये समझ में है? यहाँ पे क्या किया अपन ने, जो V था ऊपर की साइड में उसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ से विन किया तो यहाँ पे 1 रह गया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 और 8 का साइड। इस तरीके से अब V से V कैंसिल, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है अपने पास 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये अपने पास यहाँ से इक्वेशन डेराइव होती है। अगर R केवल 2 ही रेजिस्टेंस लगे हुए हो, R1 और R2, तो अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से आएगा, R1 प्लस R2। इसको सोल्व करें तो 1 अपॉन R इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। तो यहां से R की वैल्यू होगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये भी कई बार डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब आपकी बुक में जो एग्जाम्पल 6 दे रखा है, क्योंकि जो 2 न्यूमेरिकल्स है पीछे के, वो इन दोनों पे इसी क्वेश्चन पे बेस है, क्योंकि इसके अंदर सीरीज भी आ गया, पैरेलल भी आ गया, यानी आपको दोनों सीरीज पैरेलल दोनों समझ में आ जाएंगे। इसलिए अपन इसी न्यूमेरिकल को कर लेते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको समझ में भी ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये किस में है, पैरेलल में। पैरेलल के लिए अपने पास फॉर्मूला आया था 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। वी नो दैट, ये अपन जानते हैं। इसको अपन ने R1 मान लिया, इसको R2 और इसको R3। तो R1 R2 R3 की तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन R इक्वल टू एलसीएम 2 आ रहा है इसका, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 1 2 और 1, इस तरीके से 3 अपॉन 2। अब R की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो R की वैल्यू निकालने के लिए इसका इन्वर्स कर देते हैं। तो R इक्वल टू आ गया 2 अपॉन 3। इसको अपन नाम दे देते हैं R11, जिससे क्या कंफ्यूज ना हो। अब इसको R4 इक्वल टू 2 ओम, R5 इक्वल टू 2 ओम और R6 इक्वल टू 2 ओम। तो 1 अपॉन R22 ले लेते हैं अपने पास, 1 अपॉन R4, 1 अपॉन R5 प्लस 1 अपॉन R6, क्योंकि ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ऊपर बीच में फिर नीचे, यानी कि तीनों पैरेलल में, इसलिए इसको सोल्व करते हैं। 1 अपॉन R22 इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अगर इसमें और इसमें वैल्यूज अलग होती तो अपन ज़्यादा सोल्व करते हैं, लेकिन अपन ने ऊपर सोल्व करके दिखा दिया
तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/r22 इक्वल टू 3/2 और r22 इक्वल टू 2/3। इसकी भी वैल्यू 2/3, इसकी भी वैल्यू 2/3। अब अपन को ये अपना R7 मान लेते हैं, इसको R7 इक्वल टू 2A। अब कंप्लीट R के लिए ये क्या है, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो अपने पास इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से आते हैं। ये B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, R11 की वैल्यू हुई 2/3 और ये 2 ओम दे रखा है और इसकी भी 2/3 हो। तो ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं। तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी R इक्वल टू, इसको अपन ने नाम दिया था R11, इसको R22 और इसको R7। तो R11 प्लस R7 प्लस R22, तो R इक्वल टू 2/3 प्लस 2 प्लस 2/3। R इक्वल टू एलसीएम 3 आ रहा है क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेते हैं अपन। तो 3 1 जा 3 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2। तो ये अपना आया 10/3, 2 6 8, 8 और 2 10, 10/3। तो R की वैल्यू यहाँ से आ गई 3.33। जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 3/33। 4 भी लिख सकते हैं ये। इसके साथ में इसका सिंबल ओम यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। ओके।